आज मैं आपको मंगल दोष को लेकर एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं। यदि मंगल दोष की वजह से आप परेशान हो, मंगल दोष की वजह से अच्छे रिश्ते आपके हाथ से छूट रहे हैं, मंगल दोष की वजह से शादी में विलंब हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएंगी। मंगल दोष को लेकर हमारे शास्त्रकारों ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं, कुछ ऐसे सूत्र हमें दिए हैं। यदि वो सूत्र हमारी जन्म कुंडली में लागू हो जाएं, तो मंगल दोष का जो नकारात्मक प्रभाव है वो हम पर नहीं आएगा। मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं नहीं आएंगी। तो आइए विषय की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, एक जन्म कुंडली के चार्ट को देख पा रहे होंगे। शायद आपकी भी जन्म कुंडली बनी हुई होगी। आप भी उस जन्म कुंडली को खोलकर बैठ जाइए और जन्म कुंडली के अंदर लग्न चार्ट को देखिए। आमतौर पर क्या होता है, जन्म कुंडली के 5 भाव, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, यदि इन भावों में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे बच्चे मंगलिक कहलाते हैं। लेकिन इससे ऊपर की बात क्या है, वो सूत्र क्या है कि मंगल इन भावों में होते हुए भी मंगल का प्रभाव नहीं होता है, यानी बच्चे मंगलिक नहीं कहलाते हैं। तो उन्हीं सूत्रों में से पहला सूत्र क्या है, यदि जन्म कुंडली का पहला भाव, जन्म कुंडली का पहला भाव यहां पर यदि मंगल देव बैठे हुए हैं और यहां पर मेष राशि लिखी गई है, ध्यान दीजिए, यदि मेष राशि लिखी है यानी 1 नंबर लिखा है और मंगल यहीं बैठे हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को मंगल दोष नहीं लगेगा। ऐसे बच्चों को मंगल दोष नहीं लगेगा। ऐसे बच्चों की शादी नॉन मंगलिक बच्चे से भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि मंगल देव जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं और राशि वहां पर यानी कि अंक वहां पर 8 होना चाहिए। जन्म कुंडली का चौथा भाव मंगल यदि बैठे हैं और 8 नंबर साथ में लिखा हुआ है, तो भी मंगल दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं आएगा। ऐसे बच्चों की शादी मंगलिक नॉन मंगलिक दोनों के साथ की जा सकती है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, यह है सप्तम भाव, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल लिखा हुआ है और यहां पर अंक कौन से होने चाहिए, या तो 10 नंबर लिखा हो या फिर 12 नंबर लिखा हो। 10 या 12 में से कोई भी एक अंक आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे जाए और मंगल यहीं पर बैठा हो, तो भी मंगल दोष का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे बच्चों की शादी मंगलिक नॉन मंगलिक दोनों से हो सकती है। यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल लिखा हुआ है और यहां पर या तो 4 नंबर लिखा है या फिर 11 नंबर लिखा है, ध्यान दीजिए, या तो 4 नंबर या फिर 11 नंबर लिखा है और मंगल अष्टम में ही बैठा हुआ है, तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा। इसको मंगल दोष का परिहार बोला जाता है। ऐसे बच्चों की शादी भी मंगलिक नॉन मंगलिक दोनों के साथ की जा सकती है। यदि जन्म कुंडली के द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में मंगल लिखा हुआ है और यहां पर 9 नंबर लिखा है, यदि 9 नंबर लिखा है और मंगल यही है, तो भी मंगल दोष का परिहार माना जाता है। ऐसे बच्चों को मंगल दोष नहीं लगेगा। मंगलिक नॉन मंगलिक दोनों के साथ शादी की जा सकती है। मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी यदि ये सूत्र जन्म कुंडली में लागू हो रहे हैं। तो ये हमारा जो दिवाकर पंचांग है, एक प्रमाणित पंचांग है, तो दिवाकर पंचांग के अंदर ये सूत्र साफ साफ लिखे हुए हैं। यदि आपके पास दिवाकर पंचांग है तो आप उसको खोलकर देख सकते हो। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, दिवाकर पंचांग में लिखी हुई बातें आपको बता रहा हूं, प्रमाण भी आपको दे रहा हूं साथ में। वहां पर आप देखिए, वहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये तो एक सूत्र हुआ, विशेष सूत्र। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके चलते मंगल दोष नहीं लगता है। यदि जन्म कुंडली के 5 भाव में से किसी भाव में मंगल बैठा हुआ है, भले ही इन राशियों में ना हो, लेकिन वो डिग्री वाइज कमजोर हो, यानी 0 से लेकर 3 डिग्री का हो, तो भी मंगल का पूरा प्रभाव नहीं होगा। और यदि 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो, तो भी मंगल का पूरा प्रभाव नहीं होगा। यानी नॉन मंगलिक और मंगलिक दोनों के साथ शादी की जा सकती है। या फिर मंगल देव अस्त हो जाएं, अस्त होना यानी कि प्रभावहीन हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। और अस्त कोई भी ग्रह कब होता है, जब सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक चला जाता है, क्योंकि सूर्य के अंदर बहुत ज्यादा तेज है।
कोई भी ग्रह गोचर करता हुआ जब सूर्य के ज्यादा नजदीक चला जाता है या फिर सूर्य उनके ज्यादा नजदीक आ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, सूर्य ग्रह को अस्त कर देता है, यानी उसको प्रभावहीन कर देता है। और जब मंगल प्रभावहीन हो जाएगा तो फिर इन पांचों भाव में से किसी भी भाव में मंगल बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, तो उसका प्रभाव नहीं आ पाएगा। आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा कि वो अलग करवा दे, वो डिवोर्स करवा दे, तलाक करवा दे। यदि मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो भी मंगल दोष जो है उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है तो भी मंगल दोष में कमी आ जाती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठ करके यदि वो सप्तम भाव पर ही दृष्टि डाल देता है तो भी मंगल दोष में कमी आ जाती है। ये कुछ विशेष उत्तर थे जो मैंने आपको बताए। शायद इसमें से कुछ आपको समझ में आए होंगे, कुछ समझ में नहीं आए होंगे। यदि आप वीडियो को दोबारा से देखोगे और ज्योतिष की यदि आप नॉलेज रखते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और यदि ज्योतिष की नॉलेज आप नहीं रखते हैं तो केवल जो मैंने पहले वाला सूत्र बताया था राशि वाला, वो तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से चेक कर लेना चाहिए कि वास्तव में मंगलिक है या एक भ्रम है। ताकि देखिए क्या होता है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता हमारे पास आया और हमारा बच्चा मंगलिक नहीं है और सामने वाला बच्चा मंगलिक है, रिश्ता अच्छा है, सारी चीजें सही हैं, तो मंगल होने के चलते हम उसको छोड़ देते हैं। यदि उसको अच्छे से देख लिया जाए, उसकी जन्म कुंडली को अच्छे से देख लिया जाए, अच्छे से मिलान करवा लिया जाए, तो हो सकता है कि इन सूत्रों में से कोई सूत्र उसमें लागू हो जाए, तो फिर अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से छूटने से बच जाएगा, कोई समस्या भी नहीं होगी, विवाह में विलंब भी नहीं होगा, देरी भी नहीं होगी। तो इसलिए ये जानकारी हर किसी को पता होनी चाहिए। यदि आप मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बारीकी से एक एक चीज मुझसे जानना चाहते हैं, गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यदि इन सब के बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।